हेलो गाइस, एक बार फिर से देव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर है वो 11 क्लास 12 का है वो शुरू करने जा रहा हूँ। और जो मेरे से नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तो आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 11, नाम है उसका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें हम अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किसी की वह रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है तो किसी का वह प्रिपरेशन मेथड हो सकता है। जैसे हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि एल्किल हैलाइड का जलीय केओएच के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो ये एक एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया हो गई, जबकि अल्कोहल के निर्माण की विधि हो गई है। उसी प्रकार से हमने अल्कोहलिक केओएच के बारे में देखा था कि जब अल्कोहलिक केओएच की क्रिया या रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्कीन बनता है। वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी, यानी बीटा विलोपन अभिक्रियाएं थी। तो वहाँ पर देखो एल्कीन के तो निर्माण की विधि हो गई है और एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होगी। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर किसी में आपका जो प्रिपरेशन मेथड है वो आप काम में ले सकते हो, किसी का केमिकल प्रॉपर्टी है वो काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। एक ही अभिक्रिया है वो कई में काम आ सकती है। तो इन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने का तरीका है, उसको एक दूसरे से संबंधित करके याद करें, एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए याद करें। कि जैसे हम एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि देखी थी। एल्किल हैलाइड निर्माण की विधि के अंदर हमने एक मार्कोनिकॉफ नियम लिया था। तो मार्कोनिकॉफ नियम यहाँ भी लागू कर सकते हैं कि वहाँ पर एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई थी HX की, ठीक है ना, हाइड्रोहेलाइड की। तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड बना था। और यदि हम मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग यदि एल्कीन की क्रिया है वो जल के साथ करवा दें तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। यानी अभिक्रिया दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभिक्रियाओं को आप एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए यदि आप अभिक्रियाओं को याद करेंगे तो अभिक्रिया है वो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्रैमिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, यदि आप क्रैमिंग करते हैं, रटते हैं, तो खास तौर से अभिक्रिया को आप एक दिन याद रख सकते हो, 2 दिन रख लो ज़्यादा से ज़्यादा। या क्रैमिंग किया हुआ आप जैसे क्रैमिंग पावर या रटने की क्षमता आप में ज़्यादा है तो आप उसको सप्ताह भर के लिए याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन आपने एक दूसरे से संबंधित करके अभिक्रियाएं पढ़ ली है, उसको लर्न कर लिया है, याद कर लिया है, तो उसके बाद में आप उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है अल्कोहल, शुरू करता हूँ मैं। अल्कोहल क्या है? जिस प्रकार से हमने पिछले लेसन के अंदर चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पर पढ़ा था हमने RX, ठीक है, एक पढ़ा था ARX, ये तो था एरिल हैलाइड, ये था एल्किल हैलाइड। अब यदि इस X के स्थान पे मैं यहाँ पर OH ले लूं और यहाँ पर भी मैं OH ले लूं तो ये क्या हो गया, ये तो जाएगा फिनॉल और ये कौन सा हो गया, अल्कोहल हो गया। यदि यहाँ AR के स्थान पर बेंजीन हो जाए, AR बराबर क्या ले, AR बराबर क्या ले लें हम, बेंजीन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो जाएगा और ये क्या है, अल्कोहल हो गया। तो यदि हम इसका डेफिनेशन देखें कि अल्कोहल क्या है, किसी हाइड्रोकार्बन, वो किसी प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो सकता है, वो सैचुरेटेड हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सैचुरेटेड अथवा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का एलिमिनेशन या आप यूं कह सकते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन या उसका प्रतिस्थापन OH के द्वारा कर देते हैं तो बनने वाला कंपाउंड है यौगिक क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम कोई छोटा सा एग्जांपल ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कि मैंने यहाँ पर लिया CH4 और यहाँ पर CS, एक बार मैं इसको CH3 कर देता हूँ, CH3 और एक H यहाँ इसको साथ में रिलेटेड करते हुए दिखाता हूँ मैं। और इसका OH के द्वारा हम इसको प्रतिस्थापित कर दें या इसको सब्स्टिट्यूटेड, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाई OH नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा, ये CH3OH, यानी क्या बन गया है, ये अल्कोहल बन गया है।
यानी ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है या नहीं होती, ये मायने नहीं रखना आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है, हमें एल्कोहल के द्वारा करना है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो सेम एज इट इज उसके एल्किल हैलाइड के हैं कि उसकी संख्या के आधार पे है, फिर संकरण के आधार पे है, तो वो सेम है। वाइनिलिक अल्कोहल है, उसके अंदर बेंजिलिक अल्कोहल है, या फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। ये सारे के सारे जिस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया था वैसा का वैसा ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। ठीक है, देखते हैं। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल की डेफिनेशन आपको हो गई कि अल्कोहल के अंदर क्या होगा, OH ग्रुप होगा। कौन सा OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। और OH ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। लेकिन ध्यान रहे क्या होना चाहिए, वो सैचुरेटेड या एसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। एसैचुरेटेड के अंदर ध्यान रखना, एरोमेटिक होता है तो वो फिनॉल या उसका कोई डेरिवेटिव हो जाएगा या उसका व्युत्पन्न हो जाएगा। तो अल्कोहल के अंदर देखें, सबसे पहले अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखें इसका। अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में देखें या वर्गीकरण में देखें तो जिस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया था उसी प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करते हैं कि एक तो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है देखिए, बाद में पहले मैं लिख लेता हूं। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रिक में यहां पर क्या है देखो, एक नाम लिया था हमने हाइड्रोक्सी, जब आईयूपीएसी नाम पढ़ा था उसके अंदर हमने एक नाम लिया था हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी वर्ड हाइड्रिक से बना है। किससे बना है, ये हाइड्रिक से बना है। ये मोनोहाइड्रिक है, अर्थात हाइड्रिक ग्रुप कौन सा हो गया, OH, यानी जिसके अंदर OH ग्रुप की संख्या 1 है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक कहते हैं। OH की संख्या कितनी है, 1, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। या मैं यहां पर लिखता हूं OH की संख्या है वो कितनी है, 1 होगी। ठीक है, डाईहाइड्रिक में OH की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और ट्राईहाइड्रिक के अंदर OH की संख्या है वो कितनी होगी, 3 होगी। और पॉलीहाइड्रिक देखें तो पॉलीहाइड्रिक के अंदर OH की संख्या है वो मोर देन 3 हो जाएगी। तो इसके हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। यानी ये कौन से हैं, OH की संख्या के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ OH। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप का नंबर संख्या 1 है देन इट्स नोन एज मोनोहाइड्रिक। इफ एनी अल्कोहल हैविंग द नंबर ऑफ OH group 2 then it is known as dihydric, and then if it have 3 then it is known as trihydric। यानी OH समूह की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रिक, OH समूह की संख्या 2 है तो डाईहाइड्रिक, OH समूह की संख्या 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, और OH समूह की संख्या 3 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके सबका। हमें भली भांति पता है कि इसका हमने आईयूपीएसी नाम में लिखा था कार्बन की संख्या 2, तो एथ प्लस ऑल तो नाम हो गया इसका एथेनॉल। नाम क्या हो गया इसका, एथेनॉल हो गया, या एथ1 ऑल। ठीक है, तो एथेनॉल नाम हो गया इसका। अब देखिए OH की संख्या कितनी इसकी, 1 है, तो ये कौन सा हो गया, मोनोहाइड्रिक हो गया। कौन सा हो गया, ये मोनोहाइड्रिक हो गया। उसी प्रकार से दूसरा देख ले हम, इसका कॉमन नेम या ट्राइबल नेम क्या लिया था हमने,
एथिलीन ग्लाइकोल, क्या नाम लिया था इसका? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल इसका हमने नाम लिया था। तो देखो OH समूह की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 2 हो गई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? डाइहाइड्रिक। कौन सा है ये? डाइहाइड्रिक है। IUPAC नाम देखें तो 1,2 डाई ऑल, तो नाम होगा इसका एथ 1,2 डाई ऑल। या दूसरा एक IUPAC नाम देखें तो 1,2 डाई एथेनॉल, 1,2 डाई एथेनॉल, ठीक है, 1,2 डाई एथेनॉल या एथ 1,2 डाई ऑल। ऑल किसका अनुलग्न होता है? OH का। और OH का आपसे पूछ ले कि प्रीफिक्स या पूर्व लगन क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी। ये कौन सा है? डाइहाइड्रिक हो गया है। कौन सा हो गया ये? डाइहाइड्रिक। अगला एग्जांपल देखें हम, ग्लिसरॉल लिया था हमने, तो ग्लिसरॉल के अंदर क्या नाम होगा इसका? देखो ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, 1, 2 और 3, कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। OH समूह कितने हो गए इसके पास? 3। तो क्या नाम होगा इसका? 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। नाम क्या होगा इसका? 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेनॉल। और एग्जाम्पल किसका होगा? ये ट्राई हाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया है। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए मैंने यहां पर कार्बन की संख्या 6 ले ली है। इस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 है और 6 के साथ ही मैंने OH जोड़ दिया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये जैसा है वैसा ही ये है, ये वैसा ही वे है, ये वैसा ही ये है, यानी ये चारों के चारों एक समान है। OH जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है? CH से। यहां पर भी CH से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी CH से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी CH से जुड़ा हुआ है और यहां पर भी CH से, यानी चारों के चारों क्या है? सेम है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2 इधर OH इधर कर दिया मैंने CH और इधर कर दिया मैंने OH, और इसका मैं क्या कर दूं? होल 4 कर दिया। कितना कर दिया मैंने इसका? होल 4। होल 4 का मतलब क्या है कि इस प्रकार की कितनी नंबर ऑफ ये OH और CH कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो इसको मैंने 4 कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? CH2 और इधर कर दिया OH। दोनों जो फॉर्मूले हैं वो किसके हैं? सार्बिटोल के हैं। किसके हैं ये? सार्बिटोल, ठीक है ना। तो ये सार्बिटोल बन गया। तो ये है पॉलीहाइड्रिक, ये है ट्राइहाइड्रिक, और हमने एथिलीन ग्लाइकोल लिया था वो डाइहाइड्रिक था, और एथेनॉल लिया था वो मोनोहाइड्रिक हो गया। तो इस प्रकार से ये डाई ट्राई और पॉलीहाइड्रिक हो गया है क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन में और देखें कि जैसे मैं मोनोहाइड्रिक लूं पहले, जिस प्रकार से हमने मोनोहेलाइड लिया था उसी प्रकार से ये मोनोहाइड्रिक है। मोनोहेलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 भागों में डिवाइड किया था उसको, उसी प्रकार से जो मोनोहाइड्रिक है अल्कोहल है वो 3 भागों में फिर से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासिफाइड एज ए 3 लाइक एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अल्कोहल लिखते हैं हम, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम
फिर से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा है तृतीयक अल्कोहल। यानी प्राइमरी 1 डिग्री, ये कौन सा हो गया प्राइमरी, ये कौन सा हो गया सेकेंडरी, और ये कौन सा हो गया टर्सरी। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं और 2 डिग्री को सेकेंडरी, 1 डिग्री को प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभाजित करते हैं। अब क्या होगा, जिस प्रकार से हमने एल्किल हैलाइड लिया कि हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा था तो उसको हमने कहा था प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और हेलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा था तो उसको हमने कहा द्वितीयक हैलाइड। उसी प्रकार से यहाँ पर अल्कोहल का होगा कि यदि ये OH है वो किससे जुड़ जाए कि ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन है, तो अब देखिए और इधर भी हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये OH है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से कितने से गिरा हुआ है, ये केवल एक कार्बन से गिरा हुआ है, इसलिए प्राथमिक अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन कौन सा हो गया, ये कार्बन ये 1 डिग्री कार्बन हो गया या प्राथमिक कार्बन हो गया। दूसरा मैं इस प्रकार से ले लूं कि यहां पर देखिए यहाँ ये एल्किल ग्रुप है वो R डैश के रूप में रिप्रेजेंट किया। R डैश का मतलब है कि ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट है और ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। यदि यहाँ पर हम मेथिल लेते हैं तो यहाँ पर एथिल होना चाहिए। यदि यहाँ पर दोनों एथिल हो सकते हैं कोई जरूरी नहीं है, दोनों मेथिल हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट लिखा है। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लें CH3 CH CH3 और OH। ठीक है ना, यहाँ पर हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल लिया है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल यहाँ पर देखो R समान है, इसको R मान लूँ, ये भी तो भी R होगा। यदि मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर दूं CH2 और CH3, ठीक है ना, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। तो इस अल्कोहल के अंदर या 2 ब्यूटेनॉल है, इस 2 ब्यूटेनॉल के अंदर देखिए कि यहाँ ये सेकेंडरी कार्बन है, ये R और इसको R डैश मानेंगे। इसको एल्किल ग्रुप को R डैश क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ एथिल है, यहाँ पर मेथिल है। या इसको R डैश मान लो और इसको R मान लो, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर कार्बन कौन सा है, ये द्वितीय कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कौन सा है, ये प्राथमिक कार्बन है, यहाँ पर भी कौन सा है, ये द्वितीय कार्बन है। तो अल्कोहल कौन से हो गई, ये द्वितीय, और ये कौन सा हो गया है, प्राथमिक हो गया। उसी प्रकार से यदि अल्कोहल है वो कहीं निकटवर्ती 3 कार्बन से गिरा हुआ, एक कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, तो ये कार्बन कौन सा हो गया है, 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से यदि अल्कोहल जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं कि यदि अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इफ hydroxyl group of alkyl directly attached with the primary carbon then it's known as primary alcohol, and hydroxyl group directly attached with the secondary carbon then it's known as secondary alcohol, and OH or hydroxyl group is directly attached with the tertiary carbon then it's known as tertiary alcohol। यानी प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा तो प्राथमिक, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ तो द्वितीयक, और तृतीयक कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार से हम अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। किसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कई बार पूछ लेते हैं कि एल्किनोल क्या होते हैं, क्या पूछ लिया, एल्किनोल। एल्किनोल का देखो ये क्या हो गया है, यहां पर देखियो एल्कीन प्लस ऑल है, तो एल्कीन का मतलब क्या हो गया, एल्कीन प्लस ऑल, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, OH, तो नाम क्या हो गया इसका, एल्कीनोल। जैसे मैं इसको लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसको OH कर दिया, तो क्या बन गया है ये, एल्कीनोल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम देखें तो 1 2 और 3 हो गया। तो देखिए 1 तो ऑल है और 1 ही क्या है, इन है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया है, इन। हमने देखा कि ये 9 नंबर पे आ रहा है, इसको हमने देखा था तो ये कितने नंबर पे आ रहा था, 13 नंबर पे आ रहा था टेबल के अंदर। ठीक है ना,
क्रियात्मक समूह की जो टेबल है उस टेबल के अंदर ये नीचे आता है, ये ऊपर आता है। OH कहां पर आता है? ऊपर की साइड आता है, 9 नंबर पे आता है यदि हम एनहाइड्रेस को हटाते हैं। अदरवाइज एनहाइड्रेस को इंक्लूड करते हैं तो ये 10वें नंबर पे आता है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये रहेगा ऑल और ये क्या हो गया? इन। तो नाम क्या हो गया? कार्बन कितने हैं? 3। तो नाम हो गया इसका प्रोप 1 इन और कितने पे है? 1 ऑल। नाम क्या होगा इसका? प्रोप 1। ये एग्जांपल और देखें। इस एग्जांपल में देखिए कि यहां पर आइन है तो किसका हो गया है? ये एल्काइन हो गया और एल्काइन के आगे ओल लगा दिया तो नाम क्या होगा? एल्काइनोल। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी कौन सा एग्जांपल होगा? ये एल्काइनोल हो गया है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो है। अब इस अल्कोहल के अंदर जो क्लासिफिकेशन के बाद में अल्कोहल का है वो नामकरण है। नामकरण के अंदर इसका एक तो ट्राइवियल नामकरण है जिसको रूढ़ नामकरण पद्धति बोलते हैं। एक इसका है जो सामान्य है व्युत्पन्न के आधार पे, जिस प्रकार से जैसे कि CH3OH है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिनोल बोलते हैं। या फिर जैसे कि यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर कर दिया CH3 तो मेथिल कार्बिनोल हो गया। इस प्रकार से ये तो इसके हो गए जिस सोर्स से प्राप्त होते हैं या डेरिवेटिव्स इसके नाम या व्युत्पन्न नाम हो गए। एक होता है रूढ़ नाम, ट्राइवल नाम। ट्राइवल में या रूढ़ नाम में क्या होगा कि जैसे एल्किल अल्कोहल है, ये सारे क्या है? इसके रूढ़ नाम हो गए। आइसो अल्कोहल है या फिर नियो अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये क्या हो गए? इसके रूढ़ नाम हो गए। तो मैं दोनों का साथ ले रहा हूं, रूढ़ नाम और IUPAC नाम, ट्राइवल नेम एंड IUPAC नेम। देखिए नोमेनक्लेचर के अंदर है कुछ नहीं करना आपको। OH का क्या लेंगे यहाँ पे? ऑल उपयोग करेंगे। और ऑल क्या होता है? इसका अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, प्रीफिक्स। यदि OH है प्रीफिक्स हो जाए तो प्रीफिक्स होते ही क्या होगा? वो अल्कोहल नहीं रहेगा। ध्यान दें कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर OH आया हुआ है वो प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी है तो वो अल्कोहल नहीं होगा। अल्कोहल कब होगा? जब इसको हम अनुलग्न ही उपयोग में लें, ऑल उपयोग में लें, तब वो अल्कोहल होगा, अदरवाइज अल्कोहल नहीं होगा। जैसे क्या नाम होगा इसका? एथिल अल्कोहल। नाम क्या होगा इसका? एथिल अल्कोहल। ये इसका क्या हो गया? रूढ़ नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। IUPAC नाम देखें तो एथेनॉल। यानी कार्बन की संख्या है, उस कार्बन की संख्या के आधार पे सिंगल बॉन्ड का एन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो और लास्ट में क्या जोड़ना है? ऑल सफिक्स जोड़ देना है। ठीक है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नाम क्या है इसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 प्रोपेनॉल। IUPAC नाम क्या होगा इसका? 2 प्रोपेनॉल। ये देखो ये आइसो स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? आइसो। और एक ये हो गया, कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर? 4 है, तो नाम क्या होगा इसका? आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। नाम होगा इसका आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC नाम देखें तो क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 2 मेथिल या मिथाइल प्रोपेनॉल। ये इसका क्या हो गया है? IUPAC नेम हो गया, ये इसका कॉमन नेम या
ट्राइबल नेम या रूड नाम हो गया, या कॉमन नेम या सामान्य नाम हो गया। ठीक है। यदि मैं इसको यहां से हटा दूं एक एच और मैंने यहां पर लगा दिया CH3, तो अब देखिए इस संरचना को हम नियो बोलते हैं। प्लस टाइप में स्ट्रक्चर आती है उसको क्या बोलते हैं हम? नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब क्या हो गया ये आइसो की जगह क्या बन गया? ये नियो बन गया है। क्या बन गया? ये नियो। और नियो के कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो नियो पेंटिल कार्ब एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये पेंटिल एल्कोहल हो गया है। ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखें तो ये सबसे लंबी श्रृंखला ले लें हम, तो क्या हो गया? 1 2, तो क्या हो गया है? 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल इसका आईयूपीएसी नाम हो गया है। इसका देखें, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, पहले जो हमने किया है उसको देखिए। ये तो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जबकि इसको हम आइसोब्यूटिल अल्कोहल नहीं कहेंगे। ठीक है। इसको आइसोब्यूटिल कब कहेंगे? देखो जो अभी मैंने लिखा है ये है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। कौन सा है? ये है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। जबकि ये कौन सा है? ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है। देखो कार्बन, देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो क्या बन गया? ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। ये कौन सा बन गया है? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया है। कौन सा बन गया? ये द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया है। दोनों के अंदर डिफरेंस देख ले कि यहां पर ये देखो आइसो स्ट्रक्चर इतनी तो होती है ना, इसको आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्रोपेन के अंदर है आइसो इतनी बनती है, इससे कम आइसो बन नहीं सकती। इसीलिए आइसो स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये आइसो स्ट्रक्चर नहीं रही, ये सेकेंडरी बन गई है। देखो ये 3 आ गई आइसो स्ट्रक्चर के अंदर, ये आइसो बन गई है। ठीक है। अब यदि यहाँ पर एक OH और बढ़ा दें, या इस साइड में CH2, इधर CH2 और कर दें, इधर CH2, जैसे मैंने ये कर दिया CH2 और OH, तो अब ये कौन सा बन गया है? आइसोपेंटिल अल्कोहल बन गया है। कौन सा बन गया है? ये आइसोपेंटिल अल्कोहल बन गया है। तो नाम यहां पर क्या हो जाएगा? आइसोपेंटिल अल्कोहल हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए इनके आईयूपीएसी नाम। अगला देखते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड में देखें, या विरचन विधि, अल्कोहल विरचन विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल निर्माण की विधियां। प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड में क्या करेंगे कि हम पहला लेते हैं बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो उल्टी दस्त होते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? वहां से शरीर से जल की निकासी हो गई, या बॉडी से वाटर है वो आउटसाइड हो गया है, तो उसको क्या कह दिया आपने? डिहाइड्रेशन। और यदि वहां पर वापस उसके अंदर जल डाल दे, जल बॉडी के अंदर, तो क्या हो गया? रीहाइड्रेशन। ठीक है ना। तो उस प्रकार से कैटलाइट हाइड्रेशन, यानी जो एसिड से, एसिड यहाँ पर एक कैटलिस्ट के रूप में लेंगे और रिएक्शन इस प्रकार से होगी। ये कोई एल्कीन है, इस एल्कीन के साथ हमने क्या लिया है? H2O। H2O का हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन।
या जल अपघटन, अम्ल प्रेरित जल अपघटन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अम्ल प्रेरित जल अपघटन द्वारा, ठीक है, अम्ल प्रेरित जल अपघटन द्वारा। तो यहां पर एसिड की प्रेजेंस ले ली है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पहले से है और ये अल्कोहल बन गया। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस ले लिया और CH3 CH2 और OH क्या बन गया है, एथिल अल्कोहल बन गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया, बाई एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन या अम्ल प्रेरित जल अपघटन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। अब देखिए इसका हम देखें मैकेनिज्म, ये किसके नियम के अनुसार है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार है। क्रियाविधि देखें इसकी, मैकेनिज्म, क्रियाविधि देखिए, क्रियाविधि में सबसे पहले क्या होगा कि जो आपने H2O लिया है, ये जो एसिड लिया है आपने, उस एसिड के जो H प्लस है उसके साथ रिएक्शन करेगा और H3O प्लस, ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये H3O प्लस का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। चलो मैं पूरी लिख देता हूं इसको, यहां से शुरू करता हूं, H2O प्लस से जो एसिड का H प्लस है वो इसके साथ करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये प्रोटॉन है वो गेन कर लेता है H2O और इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेशन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण। यानी यहां पर अभिक्रिया क्या हुआ है, प्रोटॉन को गेन किया। प्रोटॉन क्यों कहते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है होता है, वो इलेक्ट्रॉन तो यहां से निष्कासित हो गया H प्लस होने के कारण, तो यहां पर क्या बचा है, केवल एक प्रोटॉन बचा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण करते हैं। अब ये जो बना है ये क्या करेगा कि जो एल्कीन है उस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं, देखो हमने वो एल्कीन लिया था इस प्रकार से, ये एल्कीन ले लिया और एल्कीन क्या करेगा, H3O प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहां से एक H प्लस है वो इन दोनों में से किसी एक कार्बन को दे देगा, ठीक है। और जैसे इनको देगा तो यहां पर देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया और इधर ये कर दिया, ये कर दिया, ये देखिए, और प्लस में कर दिया H2O। यहां पर क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेशन, तो ये कौन सा होगा, केटनेशन पद हो गया। यानी यहां पर सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। पहले पद में क्या होता है, जल का प्रोटोनीकरण, और दूसरे में क्या होता है कि ये प्रोटोनीकृत जल है, ये क्या है, प्रोटोनीकृत जल है। ये प्रोटोनीकृत जल अगले पद में इसके ऊपर एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। जैसे एल्कीन पर अटैक करता है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है या कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। ये कार्बोधनाइन है, इस कार्बोधनाइन के ऊपर देखिए फिर से क्या होता है, ये कार्बोधनाइन है, इस कार्बोधनाइन के ऊपर जल वापस अटैक करता है, क्योंकि जल के अंदर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण जल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ठीक है। और देने के बाद में ये इस प्रकार से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है, CH C, और पहले से यहां पर दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड में रख दिए, यहाँ O आ गया, इधर H और ये इधर H। क्या बन गया है यहाँ पे, ऑक्सोनियम आयन बन गया है। ये ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है, इससे वापस से H2O अटैक करता है, ठीक है ना। ध्यान दे, वापस क्या करेगा, ये H2O इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद कैसे बनता है वो तीसरी मैं मैकेनिज्म ऊपर लिख रहा हूं। ये CH, C के पास दो बॉन्ड पड़े हैं,
O इधर H, ये इधर H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, H2 इसके साथ फिर से अटैक करता है, और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, ये जो बीच में ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन का, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये इस प्रकार से बन जाएगा, एक ऊपर ये इधर और ये और प्लस है H3O प्लस। देखो यहाँ पर हमने वाटर लिया, ये एसिड का H प्लस आयन है, प्रोटोनीकृत जल बन गया। ये प्रोटोनीकृत जल किस पर अटैक करता है, एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन या कार्बोधनाइन बनता है, प्लस में जल का निष्कासन होता है। ये जो कार्बोधनाइन है, इस कार्बोधनाइन पर ये वापस वाटर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही की तरह इसके ऊपर आक्रमण करता है। जैसे ही आक्रमण करेगा तो यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन बनेगा, क्योंकि ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या असहभाजित इलेक्ट्रॉन है, ये इसको कार्बन को देगा, और जैसे कार्बन को दे देता है तो यहाँ पर खुद ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन के ऊपर वापस वाटर अटैक करता है, और यहाँ से एक ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद में हाइड्रोजन जैसे निष्कासित होता है, जल उसको ग्रहण कर लेता है, वापस प्रोटोनीकृत जल बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखें इसके अंदर यदि आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 और यहाँ H, यहाँ पर भी मैंने ले लिया H और यहाँ पर भी ले लिया मैंने H, यहाँ ले लिया CH3, ये H कर दिया, यहाँ पर भी H कर दिया और ये भी H कर दिया, यहाँ CH3 और ये H हो जाएगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ CH3H, यहाँ H और यहाँ H। या इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो CH2 और यहाँ पर CH3H, यहाँ पर भी CH3H, और ये इसको वापस वैसा लिख दो CH2। देखिए क्या हुआ कि ये है प्रोपीन, नाम क्या है इसका, प्रोपीन है। प्रोपीन की पर क्या होता है, ये प्रोटोनीकृत जल है वो अटैक करता है ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, यहाँ करता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में। ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में यहाँ पर क्या बनाता है, कार्बोनाइन बनाता है। क्यों, कौन सा बनाया गया, प्रोपिल कार्बोनाइन। क्या बन गया यहाँ पर, ये प्रोपिल कार्बोनाइन बन गया। कार्बोनाइन का मतलब कार्बन के ऊपर धनावेश। तो देखो 1 2 3 3 कार्बन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2 है। H को मैं यहाँ से मिटा कर दूं, इसको क्या कर दिया CH2, या इसको आपने दोनों H को हटा दो यहाँ से, हटाने पर क्या बन गया ये CH2। तो क्या बन गया ये देखो CH3 CH2 और CH2 क्या बन गया ये प्रोपिल कार्बोनाइन। ये प्रोपिल कार्बोनाइन के ऊपर वापस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है वाटर, और यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ये ऑक्सोनियम आयन वापस इसके ऊपर वाटर है वो अटैक करता है, यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, खुद H+ के रूप में निष्कासित होता है। तो यहाँ पर वाटर इसको साथ में लेके चला जाता है, और जैसे ही वाटर साथ में लेके जाता है तो यहाँ पर वापस से H+H3O+ से वापस प्राप्त हो जाता है। क्या बन गया ये एल्कोहल बन गया। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2, नाम क्या क्या बन गया ये प्रोपेनॉल बन गया। प्रोपीन से क्या बना है, प्रोपेनॉल बन गया। ये क्या हो गई, इसका मेथड हो गया, मैकेनिज्म हो गई। प्रोटोनीकृत अम्ल के जल अपघटन द्वारा। अगला देखें हम देखो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, ठीक है, या फिर एल्किल। देखो एल्किल हैलाइड ऑयल देख ले हम कि यहां पर यदि हम ये ना लेकर ये ले लें CH3 और CH2 और Cl ले लिया, तो यहां से एक हाइड्रोजन निष्कासित होता रहेगा। तो क्या पड़ेगा, देखो मैं पहले इसका नाम नहीं बता रहा हूं, सीधा मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं CH3
CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहाँ से HCl लिखेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है -HCl, तो यहाँ क्या बच गया BH3 एल्किल सॉरी BH2। ठीक है ना। फिर वापस ये रिएक्शन करेगा CH3 CH2 BH2 प्लस में और Cl इधर कर दिया मैंने CH2 CH3, तो देखिए वापस एक ऐसे निष्कासित हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2, मैं 2 बार लिख देता हूं उसको, 2 बार का मतलब एक इधर ये एक इधर ये हो गया, और क्या बन गया BH। ठीक है, फिर से रिएक्शन करेगा CH3 CH2 का होल 2 BH और प्लस Cl और इसको कर दिया आपने CH2 और CH3, क्या बन गया CH3 CH2 का होल 3 और B। अब ध्यान दें कि यहां पर एल्किल हैलाइड का हम क्या कर रहे हैं, बोरेन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की बोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर HCl का निष्कासन होता रहेगा। एल्किल हैलाइड यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ले लिया है, क्लोराइड लेंगे तो HCl हो जाएगा, और ब्रोमाइड लेंगे तो Br यहाँ पे HBr निष्कासित हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्राई एल्किल बोरेन बन गया है, तो क्या बन गया ट्राई एल्किल बोरेन, और यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरेन की जगह में यहाँ पर एथेन लिया है तो ट्राई एथिल बन गया। क्या बन गया यहाँ पर एल्किल की जगह क्या हो गया एथिल हो गया, तो ट्राई एथिल बोरेन बन गया। अब ट्राई एथिल बोरेन को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, B इधर कर दिया मैंने CH2 CH3 इधर कर दिया मैंने CH2 CH3 और इधर भी कर दिया मैंने CH2 और CH3। ये जो यहाँ पर ट्राई एथिल बोरेन बना है, इस ट्राई एथिल बोरेन का हम क्या करवा देते हैं H2O2 के 2 मोल ले लेते हैं। कितने मोल लें, सॉरी 3 मोल। H2O2 कितने मोल लें 3 मोल। तो इन H2O2 के तीनों मोलों को मैं क्या कर देता हूं कि यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं, एक HOOH एक HOOH एक यहां पर HOOH। ठीक है ना। अब देखो इसको यहां से तोड़ा CH3 CH2 बन गया, OH बन गया। इसको यहां से तोड़ा CH3 CH2 OH बन गया, इसको यहां से तोड़ा CH3 CH2 OH बन गया। ठीक है, और साथ यानी 1 2 3 कितने मोल बन गए ये, मैंने इस साइड में लिखूं तो CH3 CH2 OH के कितने मोल बने 3 मोल, और साथ में देखो BOH 1 2 OH और 3 OH, तो साथ में कितने बन गए BOH होल थ्राइस 3 बन गए। ठीक है, ये तो हो गया एल्किल हैलाइड के बोर्नेशन से। अब यदि यहां पर एल्किल हैलाइड नहीं लेकिन हम एल्कीन ले लें, ठीक है ना, क्या लें हम एल्कीन, तो यहां पर डबल बॉन्ड लेकर ये ले लिया। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो यहां जाएगा, आएगा ना, तो ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, इसको देते यहां पर क्या आ जाएगा ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से निष्कासित कुछ नहीं होगा, यहां पर निष्कासित कुछ नहीं होगा, यानी एल्किल हैलाइड लिया तो यहाँ निष्कासन हो रहा था HCl, लेकिन अब क्या हो जाएगा इससे ये हो जाएगा। ठीक है ना, एल्किल एथिल बोरेन क्या बन गया ये एथिल बोरेन। ये जो एथिल बोरेन है फिर से यदि हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दें, किसके साथ है एल्कीन, और एल्कीन हमने ले लिया यहाँ पर एथिन, तो क्या हो जाएगा ये इसके साथ करेगा तो ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये यहाँ कार्बन इसके साथ है जुड़ जाएगा, यानी एक यहां से जो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसको दे देगा या इस वाले को दे दे, और यहां पर जो इस कार्बन के पास है ये बॉन्ड टूटने से, अब देखो इस पर से टूट गया तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो यहाँ कितना हुआ 3, और यहाँ ये हाइड्रोजन इस बोरेन की जो वैलेंसी कंप्लीट अनकंप्लीट रही है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया देखो यहाँ पर डाई एथिल बोरेन बन गया। फिर डाई एथिल बोरेन फिर से क्या करेगा एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा या एथिन के साथ रिएक्शन करता है, और जैसे एथिन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से वापस है वो HCl निष्कासित नहीं होगा। HCl निष्कासित कब होगा जब हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। अब यहां पर क्या किया आपने
ट्राई एथिल बोरेन बन गया। इस ट्राई एथिल बोरेन का आपने क्या कर दिया है, 3 मोल H2O2 ले लिया। जैसे 3 मोल H2O2 लेते हैं तो इस प्रकार से देखो ये सारे के सारे टूटकर एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिया तो एथिल अल्कोहल, बाकी दूसरा लेंगे तो यहाँ पर दूसरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या किया है, एल्किन का बोरेनेशन किया है, हाइड्रोबोरेनेशन। तो नाम क्या हो गया इसका, एल्किन का बोरोनन हिंदी में तो, और इंग्लिश में क्या हो गया है, हाइड्रोबोरेनेशन ऑफ ए एल्कीन। अगला है कार्बोनिल यौगिकों द्वारा। कार्बोनिल कंपाउंड्स द्वारा कैसे करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से हो गए, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा हो गया है, कार्बोनिल कंपाउंड है। यदि हम देख रहे हैं यहां पर कि यदि यहां एक हाइड्रोजन और एक कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और दोनों ही कार्बन हो तो उसे हम कहते हैं कीटोन। यानी कीटोन और एल्डिहाइड के द्वारा हमें इसका फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपचयन कर दें, हम रिडक्शन कर दें इसका। अपचयन करेंगे तो क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या पैलेडियम मेटल ले सकते हैं, या क्या लें, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि इसका हमें अपचयन करना है, रिडक्शन करना है। एल्किल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर तो देखो मान लो क्या बनेगा, ये यहाँ बॉन्ड पहले पड़े हैं CH और OH का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है ना। यदि मैंने यहाँ पर CH और यहाँ पर CS ले लिया, यहाँ पर भी मैं CS कर दूँ, यहाँ पर भी CS कर दूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितने H हो गए, 3, तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बन गया। यदि मैं यहाँ पर ये लूँ CH3 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3, यानी क्या बन गया है, देखो CH3 और ये कौन सा हो गया, CH2, ठीक है ना, और ये क्या बन गया, OH, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। इनकी उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड या पैलेडियम की उपस्थिति में क्या होता है कि हाइड्रोजन निष्कासित होता है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन क्या कर लेता है, इनका अपचयन कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है, किसमें, अल्कोहल का, किसको, कार्बोनिल कंपाउंड्स को। ठीक है, यहां पर यदि आपने ये ले लिया CH3 तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3, तो यहां पर भी क्या आ गया, CH3, क्या बन गया है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा बन गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगला है ग्रिनार अभिकर्मक द्वारा। ठीक है ना, ग्रिनार अभिकर्मक द्वारा। ग्रिनार रीजेंट है, इससे हम कार्बोनिल यौगिकों से फॉर्मेशन करते हैं। बोर्ड में पूछा हुआ है, एग्जाम के अंदर CBSE में पूछा हुआ है, राजस्थान बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रिनार अभिकर्मक या ग्रिनार रीजेंट के थ्रू है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखें, कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया मैंने वापस, ग्रिनार अभिकर्मक ले लिया मैंने RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिनार रीजेंट कहते हैं। ये क्या है, ग्रिनार रीजेंट है। ये क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक है वो यहां से इधर जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं इसका लिख देता हूं कि इस प्रकार से ये इसके इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर पार्शियल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है वो इस प्रकार से आता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव इसे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लें, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे लिखते हैं और इसकी संरचना ये होती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना हो गई किसमें, कार्बोनिल ग्रुप के रूप में। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्शन करता है। तो ये कार्बन से ये मेथिल जुड़ गया, ये R यहाँ जुड़ता था ना, ये यहाँ जुड़ गया मेथिल। अब क्या हो गया, O और MgCl जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका क्या करें, जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, इसका
जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो मैं जल को यहाँ लिख देता हूँ OH, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, टूटने पर क्या बन जाएगा देखो CH3, फिर क्या है H के बाद कितने हो गए कार्बन 2, CH2, CH3 C के तो कितने हुए 2, और फिर क्या हो गया OH, क्या बन गया एल्कोहल बन गया। प्लस में क्या बना Mg, इधर OH और इधर Cl, ये OH इसके साथ आ गया और Cl बन गया। अर्थात कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। कैसा होगा कि यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो कौन सा प्राथमिक अल्कोहल बनता है। अब आगे और लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यदि हम एल्डिहाइड ले लें, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने H कर दिया, तो यह क्या हो गया एसिटेल्डिहाइड, ठीक है ना, एथेनॉल या एसिटेल्डिहाइड, और इसकी क्रिया हम वापस करवा देते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव, तो वापस जोड़ दो CH3C, इधर क्या आएगा, मैं इसको CH3 को नीचे कर देता हूँ CH3, ठीक है, इधर कर दिया मैंने O और इधर कर दिया मैंने Mg और Cl। यानी आप चाहो तो इसको उल्टा करके देख सकते हो, वैसे करके देख लो क्या कि यहाँ पर CH3 ये C, यहाँ पर आ गया H और डबल बॉन्ड O, इधर इसको करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थानांतरित हो गए, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब इनको आसानी से जोड़ दो, ये मेथिल यहाँ इसके साथ जुड़ गया, O है इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ गया। अब क्या करेंगे हम इसका जल अपघटन करेंगे तो HOH यहाँ से तोड़ दो, तो क्या बन गया देखो CH3, फिर क्या है CH, फिर इधर क्या है CH3 और यहाँ क्या है OH, क्या हो गया ये देखो श्रृंखला हो गई इस प्रकार से, V आकार की श्रृंखला ले ली हमने, कार्बन 1 2 और 3, कितने कार्बन है 3, तो नाम क्या होगा इसका 2 प्रोपेनॉल, नाम क्या होगा इसका 2 प्रोपेनॉल। और 2 प्रोपेनॉल कौन सा है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, कौन सा है ये द्वितीयक अल्कोहल है। प्लस में क्या बनेगा MgOH और Cl, ठीक है। यदि हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो प्राथमिक अल्कोहल बना था, और यदि हमने एसिटेल्डिहाइड या अन्य कोई एल्डिहाइड लिया है तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। उसी प्रकार से यदि हम कीटोन ले लें, ठीक है ना, जैसे हम कीटोन लेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने CH3 कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया है एसीटोन। क्या नाम हो गया इसका एसीटोन। पहले हमने लिया था एसिटेल्डिहाइड, अब हो गया एसीटोन। तो एसीटोन लेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनेगा CH3C और ये मेथिल और आ जाएगा इधर, तो यहाँ आ गया ये मेथिल। देखो ये तो दो ये वाले हैं, ठीक है ना, ये दो ये है और ये आ गया है, यहाँ पर ये O आ गया, O के साथ Mg आ गया और Cl आ गया। फिर वापस क्या करें इसका जल अपघटन करो, जल अपघटन करोगे तो इस प्रकार से इसको तोड़ दो, वापिस तोड़ा, क्या बन गया देखो 1 2 3, कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं इसके साथ है 3 जुड़े हुए हैं। तो मैंने लिख दिया इसको CH3C, इधर OH है, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, कौन सा बन गया है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अर्थात प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमें अन्य एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना पड़ता है, और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ग्रीनार अभिकर्मक की रिएक्शन कीटोन के साथ करवाई जाती है। इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल है वो ग्रीनार अभिकर्मक के द्वारा प्राप्त करते हैं। किन के द्वारा ग्रीनार अभिकर्मक के द्वारा। और किसके साथ अभिक्रिया ग्रीनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक बनता है, दूसरे जो एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर उनसे बनता है द्वितीयक अल्कोहल, और कीटोन से बनता है तृतीयक अल्कोहल। अब बच गए फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अल्कोहल की जो भौतिक गुण है उसमें देखें कि अल्कोहल सबने देखा है कि अल्कोहल के भौतिक गुणों में क्या है कि अल्कोहल है वो वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है। जैसे ही आप यहाँ कमरे में रख दोगे तो उसकी महक है या गंध है उसकी पूरे कमरे में हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैसा है वो वाष्पशील होता है या वोलेटाइल होता है। दूसरा जल के अंदर विलयशील होता है, तो जल में विलय हो जाता है, और जैसे जैसे उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं उसका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। जल के अंदर विलय क्यों होता है? क्योंकि जल के साथ में क्या बना लेता है हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए वो विलयशील होता है, ठीक है।
अन्य जो इनके साथ है, जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया है, उन एल्किल हैलाइड की अपेक्षा या इसके संगत जो ईथर है उसके साथ अपेक्षा, या फिर इसके संगत जो हाइड्रोकार्बन है उनसे इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आबंध निर्माण करने के कारण इनका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है और जल के अंदर विलय होते हैं। इस बात का आपको खासतौर से ध्यान रखना है। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी और इनके निर्माण की विधियाँ। केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।